16वीं सदी में जब स्पेन, पुर्तगाल और स्कॉटलैंड दुनिया पर कब्जा करने निकले, तब ब्रिटेन बस खेती बाड़ी में फंसा हुआ देश था। लेकिन फिर देखते ही देखते टाइम कुछ ऐसे बदला कि दुनिया के सबसे बड़े देशों पर इसका कब्जा हो गया। कहा जाने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता। आइलैंड से बने हुए इस देश ने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। साइज में यूपी से भी छोटा ब्रिटेन एक वक्त पर दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा था। यह सब पॉसिबल हो पाया एक कंपनी की बदौलत। जी हां, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे ब्रिटेन ने स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। यह कंपनी एक टाइम पर सिर्फ भारत ही नहीं, कई बड़े बड़े देशों की सरकारों को चलाती थी। इसकी अपनी सेना थी, नेवी थी। इसे कंपनी के पास 2,60,000 की सेना थी, जो कि ब्रिटेन की अपनी आर्मी से भी 2 गुना थी। लेकिन जिस कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य की झोली में भारत और चीन जैसे बड़े बड़े देश डाल दिए, वो कंपनी अचानक गायब हो गई। भारत, चीन, श्रीलंका और म्यांमार के साथ साथ यूएसए तक को लूट कर अपने खजाने में पैसा भरने वाली इस कंपनी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कंपनी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था। बेहद दिलचस्प है ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, इसलिए मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा, यानी इस वीडियो में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे और कैसे इस छोटी सी कंपनी ने भारत जैसे एशिया के बड़े देश को अपने चंगुल में फंसा लिया। फिर दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कंपनी को खत्म कर दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1765 में बक्सर की लड़ाई में हार के बाद मुगल बादशाह शाह आलम ने गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि साइन की। इस संधि से मुगलों का सबसे कमाई वाला हिस्सा बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों ने छीन लिया, वो भी सिर्फ 20,000 की सेना के दम पर। यही वो संधि थी जिससे साबित हो गया कि जहांगीर के जमाने में ट्रेड करने आई ये कंपनी अब एक राजा की तरह देश पर रूल करेगी। सच कहा जाए तो भारत को गुलाम एक देश ने नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी ने बनाया जिसे अस्तित्व में आने के लिए ब्रिटेन में पापड़ बेलने पड़े थे। इस किस्से को समझने के लिए आपको ले चलते हैं साल 1600 में, जब अकबर भारत के शहंशाह थे और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत इन्हीं के पास थी। यह वो दौर था जब भारत दुनिया का 25% माल पैदा करता था। ठीक इसी टाइम पर ब्रिटेन में अभी भी गरीबी थी। उसका इकोनॉमिक प्रोडक्शन पूरी दुनिया का सिर्फ 3% था। ब्रिटेन से ज्यादा ताकतवर पुर्तगाल और स्पेन जैसे यूरोपियन देश थे। ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के ट्रेडिंग शिप्स को लूटकर अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे। लेकिन फिर एक दिन एक ब्रिटिश ट्रेडर राल्फ फिच ने भारत की समृद्धि को देखा और ब्रिटेन के किंग को बताया। इसके बाद ब्रिटेन के व्यापारी जेम्स लैंकर ने ब्रिटेन के 200 व्यापारियों को मिलाकर दिसंबर 1600 में एक कंपनी की नींव डाली और नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में तो महारानी इस कंपनी को लेकर फेवर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर बहुत मनाने के बाद इसे ईस्ट एशिया में ट्रेड का एकाधिकार मिल गया। इसके बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज लेकर। इस टाइम पर अकबर की मौत हो चुकी थी और जहांगीर नए बादशाह थे। ब्रिटेन से पहले ही यहां पर डच और पोर्तुगीज मौजूद थे। साल 1609 में विलियम हॉकिंस आगरा पहुंचा और ट्रेड करने की परमिशन मांगी। उस वक्त पुर्तगालियों के विरोध की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन नहीं मिली। फिर कुछ सालों बाद 1615 में थॉमस रॉ ने जहांगीर को कीमती तोहफे और अपनी बातचीत से इंप्रेस कर लिया और फिर ट्रेड करने की इजाजत ले ली। बदले में मामूली टैक्स मुगल खजाने को चुकाना होता था। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर हो गई और ट्रेड के बिजनेस में शामिल हो गई। पहले कंपनी चांदी के बदले भारत से चाय, मसाले, रेशम, कपास, कपड़ा और मिनरल्स ले जाती थी। फिर उसे विदेशों में बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाती थी। इस टाइम पर कंपनी जो भी खरीदती उसे चांदी देकर चुका देती थी। यह चांदी उसे अमेरिका और स्पेन से मिलती थी। इस चांदी को उन्होंने 1621 से लेकर 1843 तक गुलामों को बेच बेचकर कमाया था। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी गुलामों की खरीद फरोख्त का काम भी करती थी। इस तरह से करीब 50 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम चलाया।
लेकिन उसे और भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था। पुर्तगीज और फ्रेंच कॉम्पिटिटर्स को भी उसे मार्केट से दूर करना था। इसलिए साल 1670 में ब्रिटिश किंग चार्ल्स द सेकंड ने अपनी कंपनी को सेना रखने का हक दे दिया। यह वो दौर था जब औरंगजेब मुगल गद्दी संभाल रहा था। ब्रिटिश किंग से यह अधिकार मिलने के बाद कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना शुरू किया और बंगाल के कई एरियाज में जहां उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी उन पर कब्जा कर लिया। उन कब्जों से कंपनी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और सीधे मुगलों से भिड़ गई। उस वक्त औरंगजेब के पास 9 लाख की सेना थी। फिर एक छोटी सी टुकड़ी ने अंग्रेजों को उनकी सही जगह दिखाई, उनकी फैक्ट्रीज पर ताला लगवा दिया और बहुत माफी मांगने के बाद जाकर अंग्रेजों को दोबारा इजाजत मिली ट्रेड करने की। अब ये तो आप जानते ही हैं कि औरंगजेब के टाइम तक ही मुगलों की ताकत पीक पर हुआ करती थी। उसके बाद उनका पतन होने लगा था। तो इस बात का फायदा उठाने में ईस्ट इंडिया कंपनी भी पीछे नहीं रहने वाली थी। औरंगजेब की मौत के बाद भारत में सब कुछ बदल गया। मुगलों के वफादारों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। फिर चाहे अवध हो या बंगाल, सब अपनी सत्ता चलाने लगे थे। उधर मराठों की ताकत भी बढ़ती जा रही थी और निजाम भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी हर छोटे बड़े राजा को अपनी हेल्प ऑफर कर रही थी। कंपनी के पास अपनी सेना तो थी ही, साथ ही उसने इंडियंस को भी आर्मी में भर्ती करके अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि इंडियंस को सबसे निचले दर्जे पर ही रखा जाता था उस दौर में। औरंगजेब की मौत के सिर्फ 50 सालों के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री और उसकी सेना बहुत तेजी से एक्सपैंड करती है। इस एक्सपेंशन से खफा होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी से सिराज हार गया और 23 जून 1757 की प्लासी की जंग से अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो गया। अब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की जगह पर नवाब बनाया मीर जाफर को, लेकिन उसमें नवाबों वाली काबिलियत थी नहीं, इसलिए उसकी जगह पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम कठपुतली नवाब बनना नहीं चाहता था, सो उसे अंग्रेजों की सारी चालें भी समझ में आ रही थी। इसलिए मुगल बादशाह शाह आलम और लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर उसने 1765 में अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की जंग लड़ी। इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई और बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वीडियो की शुरुआत में मैंने इसी जंग से हुई ट्रीटी का जिक्र किया था, जिसके बाद आज के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बंगाल पर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत खूब बढ़ी। पहले जिस ट्रेड के लिए वो चांदी का इस्तेमाल करते थे, अब वो बंगाल के मिले टैक्स से वही ट्रेड करने लगे थे। लेकिन अभी भी भारत का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। साउथ में टीपू सुल्तान और मराठा बड़ा चैलेंज थे। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से कांटेक्ट किया और इसकी बदौलत टीपू ने अपनी सेना को मॉडर्न बना लिया था। वहीं मराठे भी दिल्ली के जरिए देश पर शासन करने का सपना देख रहे थे। कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। हालांकि 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में और उसकी मौत के बाद मैसूर की रियासत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक ऐसे ही 1761 में पानीपत की तीसरी जंग ने मराठों को भी कमजोर कर दिया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की हार हुई। पानीपत में हार के बाद महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठे उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार युद्ध करके फाइनली 1819 में मराठों को भी हरा दिया और मराठा पेशवा को पुणे से लाकर कानपुर के बिठूर में बिठा दिया। ठीक ऐसे ही सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह बड़ी चुनौती थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी मौत का इंतजार किया पेशेंसली। उनकी मौत के 10 साल बाद पंजाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निगल लिया। इस तरह से बंगाल, मैसूर, मराठा, जो देश की सबसे बड़ी ताकतें थी, कंपनी ने सबको अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद छोटी मोटी रियासतों के लिए लॉर्ड डलहौजी 1848 में हड़प नीति लेकर आया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इस नीति के हिसाब से जिस राजा की संतान नहीं होगी, उसके राज्य का फैसला कंपनी तय करेगी। हड़प नीति के सहारे ही सतारा, झांसी और संभल जैसी रियासतें अंग्रेजों के पास चली गई। 1857 आते आते एक देश के बड़े हिस्से पर कंपनी का कब्जा हो गया। इस दौरान कंपनी ने रेलवे की शुरुआत की, डाक व्यवस्था शुरू की, ताकि इंडियंस को अच्छे से लूटा जा सके और ब्रिटिश साम्राज्य अच्छे से चलाया जा सके। ब्रिटिश साम्राज्य को इससे खूब फायदा हुआ। फिर कंपनी के अत्याचारों के चलते 1857 में विद्रोह हुआ, जिसके बाद कंपनी को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि 1857 की वजह से यह कंपनी बर्बाद हुई, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है। इस कंपनी के अंत की शुरुआत इंग्लैंड की सरकार बहुत पहले से ही कर चुकी थी।
तो कहानी शुरू होती है साल 1579 से। फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक ट्रेवलर ने वो रास्ता ढूंढ निकाला जिससे इंडिया पहुंचा जा सकता था। ड्रेक ने स्पाइस आइलैंड्स को खोज लिया था। ये जगह इंडोनेशिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। वो यहाँ से मसाले लेकर 1580 में ब्रिटेन आए और ब्रिटेन के हीरो बन गए, क्योंकि इस डील से उन्हें 5000 गुना फायदा हुआ था। इस फायदे को देखते हुए लंदन के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने हिंद महासागर में ट्रेड करने की पिटीशन डाली। आगे चलकर 1599 में ब्रिटेन के कई बड़े ट्रेडर्स ने मिलकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया प्रथम से 30,000 यूरो पाउंड के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक कंपनी खोलने की सिफारिश की। कंपनी को बनाने का पर्पस था साउथ ईस्ट एशिया के देशों से ट्रेड करना और वहां से ज्यादा मुनाफा कमाना। इस तरह से 31 दिसंबर साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। अगले 15 साल के लिए कंपनी को मोनोपोली दे दी गई, यानी कि कंपनी से परमिशन लिए बिना ब्रिटेन का कोई भी ट्रेडर साउथ ईस्ट एशिया के देशों से ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही कंपनी को अपनी आर्मी रखने की भी परमिशन थी। अपने शुरुआती सालों में कंपनी मोलुक्का स्टेट्स तक ही लिमिटेड थी और मसालों का ट्रेड करती थी। फिर साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहुंचे। इस टाइम पर जहांगीर मुगल गद्दी को संभाल रहे थे। वही डच और पुर्तगाली पहले से ही भारत से ट्रेड कर रहे थे, यानी कि वो ब्रिटेन से पहले इंडिया आ चुके थे। उस वक्त मुगल काफी ताकतवर थे। उनके पास 40 लाख की सेना थी। हॉकिंस को एक बात तो समझ आ गई थी कि मुगलों की परमिशन और सपोर्ट के बिना वो भारत में कुछ नहीं कर सकते। अब जहांगीर ने तो हॉकिंस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके शहजादे शाहजहां ने 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। इसके बाद अगले 50 सालों में अंग्रेजों ने बंबई, मद्रास और बंगाल में अपने कारखाने शुरू कर दिए। कंपनी के ट्रेडर्स भारत से कॉटन, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, फिर विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते। उस टाइम पर कंपनी जो भी चीज खरीदती थी उसकी पेमेंट चांदी में करती थी। बदले में वो मुगलों को टैक्स भी देती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी फायदा हो रहा था। ब्रिटेन और मुगल दोनों को इससे फायदा हो रहा था। जहांगीर से लेकर शाहजहां के टाइम तक कोई दिक्कत नहीं हुई कंपनी को, पर 1690 के दौरान कंपनी को एक बड़ा सबक मिला, जब कंपनी औरंगजेब से भिड़ गई। एक बार तो इस वजह से ऐसा लगा कि कंपनी अब लगभग भारत से बाहर हो जाएगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस युद्ध को चाइल्ड युद्ध के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने यह लड़ाई जीती और उसने बंगाल में मौजूद कंपनी के सभी कारखानों को बंद करके सारे अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया। यही हाल सूरत और बंबई में भी किया गया। हालांकि बाद में 1690 में कंपनी को माफ कर दिया गया, लेकिन कंपनी ने इस घटना से सीखा और अपनी फैक्ट्रीज और भी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। अब कहने को तो ये फैक्ट्रीज थी, लेकिन इन फैक्ट्रीज में असल में किले और छावनियां हुआ करती थी। इन्हीं की बदौलत कंपनी आगे चलकर बड़ा उलटफेर करने वाली थी। आने वाली 18वीं सदी ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया दोनों के लिए काफी क्रूशियल होने वाली थी। भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से मुगल सत्ता कमजोर पड़ती जा रही थी। देश में बंगाल, मद्रास, निजाम और मराठे अपनी अपनी सत्ता चलाने लगे थे। आपस में लड़ाइयां भी जारी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी टाइम का इंतजार था। जिस आर्मी को उसने अपनी फैक्ट्रीज में तैयार करके रखा था, अब उनसे भी अंग्रेजों को फायदा होने वाला था। धीरे धीरे कंपनी ने रियासतों के काम में दखल देना शुरू किया। कभी किसी को किराए पर फौज दे दी तो कभी किसी को पैसा उधार दे दिया। इस तरह से ट्रेड करने वाली ये कंपनी इंडियन पॉलिटिक्स का मेजर हिस्सा हो गई और ये सब रियासतों और भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई के कारण हुआ। इन सब का अंत तब हुआ जब कंपनी ने साल 1757 में प्लासी की लड़ाई जीत ली। धीरे धीरे कंपनी ने देश की बाकी रियासतों के साथ भी यही किया, यानी कि निजाम, मराठे, ये सब इस कंपनी के अंडर आ गए। कंपनी ने भारत में अपनी लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना और भारत के सामान को उसी टैक्स के पैसों से खरीदकर विदेश में बेचना उनके लिए बहुत मुनाफे का सौदा था। इसके साथ ही जबरन नील और की खेती कराने से देश के कई हिस्सों को भुखमरी की हालत तक कंपनी ने पहुंचा दिया। इसी बीच बंगाल और मद्रास में भयानक अकाल पड़े थे। 100 सालों के राज में 34 बार अकाल पड़े पूरे देश में, और इसमें भी राहत का काम करने की बजाय कंपनी ने टैक्सेस को बढ़ाया और रियासतों पर कब्जा करना जारी रखा। अंग्रेजों ने देश को कितना लूटा उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो साल 1800 तक पंजाब को छोड़कर लगभग सारी रियासतों को कंपनी ने जीत लिया था, लेकिन कंपनी के खिलाफ इसी बीच इंग्लैंड में भी विरोध शुरू हो गया था।
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने इसी टाइम पर फ्री इकोनॉमी की बात कही थी, जिसका असर इंग्लैंड में हो रहा था। इसीलिए साल 1813 में एक चार्टर लाकर कंपनी का जो एकाधिकार था उसे खत्म कर दिया था। मतलब कि अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी या नागरिक भारत में कंपनी की इजाजत के बिना भी ट्रेड कर सकती थी। अब ये चार्टर इस कंपनी के अंत की शुरुआत थी, क्योंकि कंपनी को चैलेंज करने के लिए कई दावेदार खड़े होने लगे थे और इससे कंपनी के करप्शन का भी भंडाफोड़ हो रहा था। असल में कंपनी ने फायदा कमाने के लिए भारत में हर वो काम किया जिसकी वजह से लोग प्रताड़ित होते रहे, लेकिन इससे कंपनी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। देश का टेक्सटाइल सेंटर, हैंडलूम इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गया, क्योंकि जो कंपनी पहले ये सब सामान भारत से ले जाकर इंग्लैंड में बेचती थी, वही कंपनी अब इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में बना सस्ता सामान भारत में बेचने लगी। ये सामान इतना सस्ता होता था कि भारत की इंडस्ट्रीज इसका मुकाबला नहीं कर पाई और बर्बाद होकर रह गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपनी 1834 की रिपोर्ट में लिखा था कि इतिहास में ऐसी कोई विकट परिस्थिति का उदाहरण नहीं मिल सकता। भारतीय बुनकरों की हड्डियों से धरती सफेद हो गई है। अब आप सोचकर देखिए कि कैसी सिचुएशन हो गई होगी उस टाइम पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो आफत हर तरफ से आती है। कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड में इसका विरोध हो ही रहा था। भारत में ब्रिटिश नीतियों से परेशान बंगाल रेजिमेंट के एक हिस्से ने 1857 में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से में फैल गया और इस विद्रोह की वजह से कंपनी की हालत पतली हो गई। लेकिन विद्रोह को दबाने के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटकाकर मार डाला और बहुत सारे लोगों को कुचल दिया गया। कहा जाता है कि कॉलोनियल ब्रिटिश हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा नरसंहार था। साल 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया और शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना को ब्रिटिश आर्मी में मिला दिया गया और नौसेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आखिरकार साल 1874 में इस कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। साल 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जीती, तब उन्हें असली फायदा मिलना शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले तक कंपनी ट्रेड के लिए अपने पैसों से इन्वेस्ट करती थी। लेकिन प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे और उसी टैक्स से उनका सारा काम चल जाया करता था, ट्रेड से लेके सैलरी तक था। बंगाल में ही अंग्रेजों ने अपने बड़े ऑफिसर्स को अच्छी खासी सैलरी देनी शुरू की। साल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उनके साथ 4 अंग्रेज, सर फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल, कर्नल मोनसन और जनरल क्लोविंग को सुप्रीम काउंसिल मेंबर बनाया गया। इन सभी लोगों को $8,000 महीने के हिसाब से सैलरी दी जाती थी। वैसे तो 1770 के दशक के पैसों का हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक आर्टिकल के हिसाब से ये करीब 70 से 80 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी। इसी साल कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भी बनाई गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी को $80,000 सालाना और बाकी के 3 छोटे जजेस को $60,000 तक सालाना दिया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैलरी लेने वालों को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था: दीवानी, क्लर्क, आर्मी, मेडिकल और नेवी। भारत में काम करने के लिए कम से कम दीवानी मामलों में नौकरी करने के लिए लोकल लैंग्वेज पता होनी जरूरी थी और सिविल सर्वेंट बनने के लिए हेल्बेरी कॉलेज में पढ़ाई और ट्रेनिंग जरूरी थी। जो भी अंग्रेज भारत आता था उसे पहली बार में $150 दिए जाते थे, जब तक कि कम से कम वो एक लोकल लैंग्वेज सीखकर उसका एग्जाम नहीं पास कर लेता था। इसी के साथ इन लोगों को कई दूसरे कामों में लगाया जाता था, जहां $2,500 से लेकर $50,000 तक ये अंग्रेज कमा लेते थे। हालांकि ये फैसिलिटी सिर्फ बंगाल काउंसिल वालों के लिए थी। बंगाल काउंसिल से बाहर जो लोग काम करते थे उनको $25,000 से ज्यादा नहीं मिलते थे और $20,000 से ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के लिए 12 साल तक भारत में कंपलसरी रहना था। 15 से 20,000 की सैलरी के लिए आपको 9 साल तक रहना होता था भारत में। अब इतनी ज्यादा सैलरी की वजह से जॉब में काफी कंपटीशन था और करप्शन भी था, खासकर सिविल सर्विसेज की नौकरी में। सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए कई मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी रेजिमेंट तक को छोड़ देते थे। वैसे तो सिविल सर्विसेज में सारी सैलरीज का एवरेज लगभग $8,000 के आसपास होता था, लेकिन जो बाकी के इंसेंटिव्स होते थे वो बेहद ज्यादा हुआ करते थे। इस वजह से कोई भी वहां जाने के लिए तरसता था। अब इसी तरह बात करें गवर्नर जनरल की, तो उन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिला करती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बने तब उन्हें $8,000 महीना मिलता था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेजों के शासन में भारत में गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ तो उन्हें $1,25,000 सालाना मिलने लगा था।
कार्ल मार्क्स ने अपने आर्टिकल में बताया था कि सैलरी से कहीं ज्यादा इंसेंटिव्स और दूसरे तरह के अलाउंसेस मिलते थे। इसी तरह चर्च में काम करने वाले बिशप और पादरियों को भी अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। कलकत्ता के बिशप को हर साल $25,000 मिलते थे। मद्रास और बंबई के बिशप को इससे आधे या फिर उससे कुछ ज्यादा पैसे मिलते थे। इसके अलावा जो मेडिकल सर्विसेज में काम करते थे उनमें डॉक्टर और सर्जन थे, जिनकी सैलरी $1,500 से $10,000 तक हुआ करती थी। ब्रिटेन के सबसे ज्यादा लोग इंडिया में आर्मी में काम करते थे और इसमें भी 1857 तक आर्मी ऑफिसर्स करीब 8,000 थे। इसमें वो रेजिमेंट्स भी थी जो राजकुमारों को अपनी सेवा देती थी। इस सेना में जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें $1,080 मिलते थे, लेफ्टिनेंट को 1,344, कप्तान को 2,226, मेजर को 3,810 और लेफ्टिनेंट कर्नल को 5,520। सबसे ज्यादा कर्नल को मिलते थे $7,680। इसके अलावा घुड़सवार सेना, तोप खानों में काम करने वाले लोग और इंजीनियर्स की सैलरी इससे थोड़ी ज्यादा होती थी। इन सब में सबसे ज्यादा कमाई होती थी वकीलों की। उस दौर में एक एस्टिमेट के हिसाब से 4 साल में एक वकील $60,000 तक कमा लेता था, जो कि उस दौरान 6 लाख से भी ज्यादा होते थे और आज के हिसाब से कमाई अरबों में होती थी। इसीलिए ही भारत में एक बड़े पैमाने पर इंडियंस ने भी आगे चल के वकालत करनी शुरू की, क्योंकि ये उस वक्त एक नोबेल प्रोफेशन तो था ही, साथ ही इसमें सोसाइटी में इज्जत और रुतबा भी बढ़ता था। अब अगर आखिर में बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती थी वायसराय को। ये सैलरी कितनी मिलती थी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय को एक लेटर में लिखा था कि भारत के वायसराय की सैलरी एक एवरेज इंडियन से 5,000 गुना ज्यादा होती थी। अगर इस हिसाब से अंदाजा लगाएं तो आज के हिसाब से सैलरी $3 मिलियन होगी। आज ब्रिटेन के पीएम जो आज है उनकी भी सैलरी $2 लाख के आसपास होती है। तो अब आप सोच कर देखिए कि किस लेवल पर जाकर अंग्रेज हमारे देश के पैसों पर ऐश कर रहे थे। यही वजह है कि इस लालच ने देश को और गरीब बनाया और जब हम आजाद हुए तो देश चलाने के लिए भी हमारे पास जो पैसा था वो बेहद कम था। एक वक्त था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज सब कुछ लूट खसोट कर ब्रिटेन ले गए। इसीलिए इन लुटेरों को भारत में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। ये साल था 1866, वो साल जो पूरी दुनिया के सबसे भयानक अकाल की तरह याद किया जाने वाला था। इसे द ग्रेट ओडिशा फमाइन कहा गया। अब मैं ये नहीं जानता कि इसमें विशेषण यानी कि ये ग्रेट क्यों लगाया गया, शायद इसके भयानक असर की वजह से। उड़ीसा की 1/3 आबादी अकाल में भूख से तड़प तड़प कर मरी। करीब 10 लाख लोग और 2 सालों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 से 50 लाख हो गई। लेकिन अंग्रेज हाकिम क्या कर रहे थे उस वक्त? इतिहासकार बताते हैं कि उड़ीसा में करीब साल भर पहले यानी सितंबर 1865 से ही भयानक अकाल की आहट मिलनी शुरू हो गई थी। पुरी जिले में अक्टूबर आते आते चावल बेचने वाली ज्यादातर दुकानें बंद हो गई, क्योंकि उनके पास चावल बचा ही नहीं था। इसीलिए पुरी से लोग कटक की तरफ भागने लगे, क्योंकि कटक में सिंचाई विभाग काम के बदले अनाज की स्कीम चला रहा था। इस स्कीम में कम से कम भूखे मरने की नौबत नहीं आती थी। फिर भी वहां के कलेक्टर बार्लो को आफत नजर आने लगी थी और शायद इसीलिए बार्लो ने इलाके के कमिश्नर रावेन शाह को हालात बता दिए थे। लेकिन रावेन शाह बाकी अंग्रेज अफसरों की तरह कान में तेल डाले सो रहा था। फिर उसी वक्त पुरी में कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले इतिहास में टर्निंग पॉइंट की तरह दर्ज हो गया। पुरी का समुद्री किनारा रेतीला था। बड़े जहाज पुरी के ज्यादा करीब नहीं आ पाते थे। वो पुरी के किनारे कई 100 मीटर दूर ही लंगर डालते थे और सामान उतारना हो या फिर सामान को वहां तक पहुंचाना हो, इसके लिए छोटी छोटी बोट्स को जहाज तक ले जाया जाता था। अब तारीख थी 11 दिसंबर 1865, जब एक फ्रांसीसी कार्गो शिप जिसका नाम था फिलामेन खराब मौसम में ये फंसकर पुरी के समुद्री किनारे के पास तक आ गया था। इस जहाज में उड़ीसा की लाइफलाइन थी। ये जहाज चावल की 6000 बोरियों से लदा था। ये चावल कलकत्ता से गोपालपुर और फिर मद्रास ले जाया जा रहा था। फिलामेन ने पुरी के समुद्री किनारे से 300 मीटर दूर लंगर डाला था। उस वक्त समुद्र में हाई टाइड था, यानी लहरें काफी आगे तक आ रही थी। जहाज के कैप्टन ने लंगर गलत वक्त पर डाला था और इसी वजह से जब हाई टाइड खत्म हुई तो पता चला कि यह जहाज तो बालू में फंस गया है, ना आगे जा सकता है और ना पीछे आ सकता है। जहाज पर लदी चावल की बोरियां जब तक उतारी ना जाए, जहाज को धक्का देकर गहरे पानी की तरफ नहीं ले जाया जा सकता था। अब जहाज के कप्तान को चिंता हुई, माल की भी और जहाज की भी। सो वो किनारे आया और उसने जहाज के मालिकों को कोलकाता खबर भिजवाई। उसने कहा कि जहाज चावल की बोरियों से लदा हुआ है। ये बोरियां अगर समुद्र में फेंक दी जाए या पुरी तक पहुंचा दी जाए
तो जहाज हल्का हो जाएगा। जल्द ही कैप्टन के लिए कोलकाता से संदेशा आ भी गया। जहाज और चावल के मालिकों और बीमा कंपनी ने हरी झंडी दिखा दी। कह दिया कि माल समुद्र में नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से भारी नुकसान होगा। तुम एक काम करो, ये चावल वहीं पुरी में बेच दो और जहाज लेकर वापस लौटाओ। वो कहते हैं ना, भगवान ने जैसे सुन ली। उड़ीसा और खासकर पुरी के अफसरों के पास सुनहरा मौका था। बैठे बिठाए उन्हें 6000 बोरियां चावल की मिल रही थी। ये चावल खरीद कर वो अकाल की गिरफ्त में आ रही जनता को बेच देते तो शायद भयानक अकाल कुछ हद तक टाला जा सकता था। लेकिन अंग्रेज हाकिमों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कलेक्टर बार्लो ने चावल खरीदने की परमिशन नहीं दी। उल्टे कटक में कमिश्नर रावेन शाह को चिट्ठी लिखकर बाजार के भाव पर चावल खरीदने की इजाजत मांगी। देर होती जा रही थी। जहाज के कप्तान ने सरकारी ढिलाई देख ली तो किसी तरह से 6000 चावल की बोरियों को अपने खर्चे पर नावों में लदवाकर पुरी के समुद्री किनारे तक वो ले आया। पुरी का समुद्र अशांत था और नावों का आकार छोटा था। इस वजह से चावल की करीब 100 बोरियां खराब हो गई। बाकी बोरियों को तारपोलिन से ढककर एक छोटे मैदान में पुलिस सुरक्षा में रखवा दिया गया। ये वही इलाका है जहां आज पुरी होटल है। शिप का कैप्टन कलेक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि सरकार ये चावल जल्द से जल्द खरीद ले, लेकिन बार्लो ने जानबूझकर चावल का दाम मार्केट रेट से इतना कम लगाया कि चावल के मालिकों ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो ये होगा कि हम चावल समुद्र में डुबो दें। अब सोचिए जरा क्या सीन होगा उस वक्त। उड़ीसा में अंग्रेज हाकिमों के पास अनाज खत्म होता जा रहा था। पुरी के समुद्री किनारे पर जहाज खड़ा हुआ है, उससे उतरी 6000 बोरियों में चावल किनारे रखा सड़ रहा है। चावल की सुरक्षा पुलिस कर रही है, लेकिन सरकार है कि इतनी ठसक में है कि वो चावल अपनी भूखी प्रजा के लिए खरीदने को भी तैयार नहीं है। फिर ऐसे ही गुजर गए कई महीने। जहाज के कप्तान से ये देखा नहीं गया। कप्तान ने 200-300 बोरी चावल सीधे जनता को बेच दिया। अब जब बंगाल और उड़ीसा में अकाल से लोग मरने लगे थे, हाहाकार मचा हुआ था हर तरफ। ऐसे माहौल में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सेसिल बीडॉन 13 फरवरी 1866 को पुरी पहुंचा। उसे भी बाकी अफसरों की तरह पहले समुद्र में फंसे फ्रांसीसी जहाज के दर्शन करवाए गए, फिर हजारों बोरी चावल के दर्शन कराए गए। लेकिन ये जनाब भी हालात का अंदाजा लगाकर कोई फैसला नहीं कर सके। इतने बड़े अफसर ने इलाके के कलेक्टर बार्लो को चावल खरीदने की परमिशन भी नहीं दी। ब्रिटिश साम्राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर की उड़ीसा की ये पहली यात्रा थी। 13 से 19 फरवरी यानी पूरे 7 दिन तक ये ऑफिसर वहां रहा। उसने सैकड़ों लोगों को जिंदा कंकाल बनते हुए देखा। सड़कों के किनारे, घरों के बाहर, बालासोर, कटक और पुरी में भूख के लिए हल्ला हंगामा देखा। लेकिन एक सरकारी आदेश पर वो साइन नहीं कर सका कि वहीं रखी 6000 चावल की बोरियों को खरीदकर जनता में बंटवा दी जाए। ये अफसर 7 दिन बाद उड़ीसा से रवाना भी हो गया और फ्रांसीसी जहाज 2 महीने तक वहीं रेत में वैसे ही फंसा रहा। चावल यूं ही किनारे पड़ा हुआ सड़ता रहा। आखिरकार 26 फरवरी 1866 को चावल के मालिकों ने बची हुई बोरियां स्टीमर पर लदवाकर मद्रास भिजवा दी। बाद में कलकत्ता में जब अकाल कमीशन के सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर बीदन पेश हुए तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको ये पता था कि पुरी के समुद्री किनारे पर जहाज, जो फिल्मिन जहाज था, वो फंसा हुआ है, फिर भी चावल वो बेच नहीं सके या उन्हें बेचने नहीं दिया गया। बीदन ने एक लाइन का बेहद ठंडा जवाब दिया, हाँ मैंने ऐसा सुना था। एक भी शब्द ग्लानि का नहीं, एक भी शब्द अफसोस का नहीं, एक भी शब्द गलती के एहसास का नहीं। अब सवाल है कि उस जहाज का क्या हुआ। 16 मार्च 1866 को पुरी के समुद्री किनारे पर हाई टाइड आई और वो जहाज दोबारा गहरे पानी में आ गया। लेकिन उसका लंगर हटाने वाला उस वक्त वहां कोई नहीं था। सो किनारे से टकरा कर आखिरकार उस जहाज ने जल समाधि ले ली। और आज भी अंग्रेजों की भयानक लापरवाही, अनदेखी और 40 से 50 लाख हिंदुस्तानियों की भूखमरी में मौत के सबूत की तरह पुरी के समुद्र की गहराई में दफन है। साल 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये ब्रिटेन में अपॉर्चुनिटीज का एक नया समंदर था। इस कंपनी को पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों से कंपटीशन के लिए बनाया गया था। ब्रिटेन में यह कंपनी रोजगार का एक नया दौर लेकर आई। पहले कंपनी ने मसालों, चाय, कपड़ा और के अपने ग्लोबल ट्रेड से अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाया। उसके बाद ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बने सामानों को दुनिया भर में बेचकर इस कंपनी ने मुनाफा कमाया।
एक टाइम पर यह कंपनी इतनी अमीर हो गई थी कि इसने ब्रिटिश रेजिमेंट्स को भी लॉन्ग टर्म पे किराए पर ले लिया था। इस सेना के दम पर वो टैक्स कलेक्शन करती थी, जिसके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में बैठे कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि कंपनी पर ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल नहीं हुआ करता था। कंपनी को ब्रिटिश सरकार के नाम पर सेना रखने, शासन चलाने की आज़ादी तक थी, लेकिन सरकार को पता ही नहीं होता था कि कंपनी कैसे और कितना पैसा कमा रही है। शुरुआती 150 सालों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रास्ते में आने वाले हर कंपटीशन को खत्म किया और भारत में खुद सत्ता पर कब्जा करके बैठ गई। एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में स्टेट के अंदर ही एक स्टेट था। वो अपने टैक्स खुद वसूलती थी, अपनी अदालत के फैसले भी खुद सुनाती थी और अपने शेयर होल्डर्स के लिए जवाबदेह भी नहीं थी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बताते, सरकार को वही मानना पड़ता था। इसी का रिजल्ट हुआ कि कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होने लगा और इंग्लैंड में एक टाइम पर इस कंपनी को लेकर विरोध भी शुरू हुआ। इसलिए सरकार ने कंपनी पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इस शिकंजे की शुरुआत हुई 1765 में बक्सर की लड़ाई से। ये वो लड़ाई थी जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट थी। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पैर तो जमाए, लेकिन इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने की शुरुआत भी कर दी। असल में बक्सर की लड़ाई जीतने वाले रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से ब्रिटेन लौटे तो उनके पास बेहिसाब पैसा था। अफवाहें फैलनी शुरू हुई कि क्लाइव ने भारत में खूब करप्शन किया है। जांच हुई, लेकिन क्लाइव के खिलाफ ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वो बरी हो गए। लेकिन सरकार को समझ आ गया था कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। यह गड़बड़ थी बड़े लेवल पर करप्शन। 18वीं सदी में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत जाता था वो बेहद अमीर होकर वापस लौटता था। ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की नौकरी तक करने को तैयार थे, क्योंकि भारत में ये क्लर्क बहुत अच्छी कमाई कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी खुद को घाटे में दिखाती थी, यहाँ तक कि वो बेल आउट पैकेजेस की भी डिमांड करती थी। इस करप्शन पर और कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए ही संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत संसद ने कंपनी का प्रॉफिट शेयर कम कर दिया और साथ ही भारत में बंगाल की प्रेसिडेंसी को सबसे ऊपर रखकर इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। बाकी की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो इसके अंडर आ गई। कंपनी के वर्कर्स को प्राइवेट ट्रेड करने से रोक दिया गया ताकि करप्शन कम हो सके। साथ ही गवर्नर पर चेक रखने के लिए उसके साथ 4 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया। इस एक्ट का मकसद ये था कि करप्शन खत्म होगा, लेकिन खुद भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर 1785 में करप्शन का आरोप लगा। आरोप थे कि हेस्टिंग्स ने बड़े पैमाने पर चोरी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अजीब बहानों पर बंगाल की सारी जमीन जायदाद हासिल करके हेस्टिंग्स ने भारत और इंटरनेशनल मंच पर ब्रिटेन का नाम खराब किया था, क्योंकि कंपनी तो ब्रिटेन के नाम पर ही चल रही थी। इन्हीं आरोपों के बीच सवाल भी उठने लगे कि एक प्राइवेट कंपनी को ब्रिटेन के नाम पर काम करने की इजाजत भला कैसे मिल सकती है। इन सवालों के रिजल्ट के तौर पर आया 1784 का एक्ट, जिसे पिट इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत ब्रिटेन में कंपनी पर कंट्रोल रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। साथ ही इसमें सरकार का एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होना था। यानी कि अब सरकार को कंपनी के हर काम की खबर होनी थी। इस एक्ट में कंपनी के पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का अधिकार सरकार के पास चला गया और जो ट्रेड रिलेटेड डिसीजन से वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले गए। यानी कि कंपनी के कामों का बंटवारा हो गया। कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाने लगा और क्राउन का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया जाने लगा। इस तरह से एक डुअल कंट्रोल प्रणाली स्थापित की गई 1784 से, जिसने कंपनी की ताकत को सरकार के कंट्रोल में ला दिया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया, उसके पर कतरे। इस एक्ट में कहा गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस एरिया पर भी कब्जा करेगी वो सीधे ब्रिटिश संसद के अंडर आएगा। इसके साथ ही कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, जो साल 1600 से चली आ रही थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर थी। इससे न सिर्फ देश के बाहर उसके दुश्मन बने, बल्कि खुद इंग्लैंड के अंदर भी कई दुश्मन पैदा हुए जो कंपनी की सक्सेस से जलते थे। ये वो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही भारत और चाइना जैसे देशों में जाकर ट्रेड करना चाहते थे,
लेकिन एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, इसलिए ब्रिटेन की दूसरी कंपनीज ऐसा कर नहीं सकती थी। इसी चीज को खत्म कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट ने, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपीट कर सकती थी। हालांकि चाइना के साथ ट्रेड की मोनोपोली को बरकरार रखा गया, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इस एकाधिकार को भी खत्म कर दिया गया, यानी 20 सालों के अंदर कंपनी की सारी मोनोपोली खत्म हो गई। 1833 के चार्टर ने गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया में रहने वाले लोगों पर कानून बनाने की ताकत दी। 1835 में एक सिक्का जारी किया गया, जिसे कि प्रेसिडेंसी और भारतीय रियासतों में एक वैलिड करेंसी माना गया। इन सिक्कों पर यूनाइटेड किंगडम के राजा विलियम द फोर्थ का चित्र बना होता था। इस चार्टर एक्ट ने कंपनी की ताकत को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इसकी ताबूत में आखिरी कील गाड़ी गई 20 साल बाद आए 1853 के चार्टर एक्ट से। इस एक्ट ने कंपनी को भारत में बस एक मैनेजर एजेंसी बनाकर रख दिया। इस एक्ट ने कंपनी के शासन को बढ़ाया और उसे भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में रखने की परमिशन दी। हालांकि इस एक्ट ने यह नहीं बताया कि कंपनी के पास अब कितने सालों का अधिकार होगा भारत में शासन करने का। यह एक तरह का इशारा था कि कंपनी का शासन अब सरकार द्वारा कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही एक्ट में एक केंद्रीय विधान परिषद बनाने की बात की गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। एक तरह से इस एक्ट ने भारत में एक मिनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया। यह इशारा था कि सरकार अब कभी भी कंपनी को हटाकर अपने हाथों में सारी सत्ता ले सकती है। और आगे चलकर यही हुआ दोस्तों। 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर सेना ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में फिर राजा और किसान भी उतर आए। इसी विद्रोह ने अंग्रेजों को फिर 1 साल के लिए कम से कम बैकफुट पर डाल दिया। करीब 1 साल की कोशिश के बाद जाकर इस विद्रोह को कुचला जा सका। विद्रोह के बाद ब्रिटेन में भी कंपनी के खिलाफ आवाजें उठने लगी और नतीजा ये हुआ कि 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम के साथ ब्रिटिश राज ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ब्रिटिश रॉयल फोर्स हो गई और कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इस तरह से भारत में इस कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता शुरू हो गई। फिर 1 जून 1874 को इस कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से भारत में अपने सिस्टम को एस्टेब्लिश किया और कंपनी के रूल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस कंपनी की जिसने भारत में ब्रिटेन की सत्ता को स्थापित किया, और ये कहानी उस कंपनी की जिसकी सत्ता को ब्रिटेन ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर